हेलो एवरीवन, क्लास 10th के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करना है, प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर। ये क्यों प्रूफ करना जरूरी है, इस बात को समझिए। नंबर में दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। तो रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन होता है कि नंबर रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer, इसका प्रूफ मिलता है। ये 1/2 तो 1 भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये मिल रहा है। लेकिन √3 एक इरेशनल है। इसको किस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे और ये कैसे इरेशनल है, इन सब चीजों को अब जानना है। तो चलिए समझते हैं कि हम लोग इरेशनल को किस तरीके से ये प्रूफ करेंगे कि नहीं ये इरेशनल ही है। अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो प्रूव दैट √a मैंने इसलिए लिया है ताकि एक जनरलाइज फॉर्म नंबर हो जाए। √2 भी हो सकता है, √4 भी हो, सॉरी √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है। एक का वैल्यू आप जो रखोगे वो हो जाएगा। तो ऐसे हमने जनरल फॉर्म ले लिया है, इसको जनरलाइज फॉर्म कहते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि √a इज एन इरेशनल नंबर। किस तरीके से सिद्ध करेंगे कि √a एक इरेशनल नंबर है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली बात तो इसके कुछ डिफाइंड वे हैं, कुछ डेफिनेट प्रोसेसेस हैं, उनको एकदम याद करने की जरूरत है। और दूसरी बात, ये एग्जाम में आने वाला लेशन 1 से सबसे ज्यादा अटेम्प्ट होने वाला, ये मतलब अपीयर होने वाला ये क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का होता है और बेहद इजी भी होता है। चलिए देखते हैं, करने जा रहे हैं कि ये इरेशनल है। तो इरेशनल को प्रूफ करने के लिए हम इसमें ये प्रूफ करते हैं कि ये रेशनल नहीं है। हम क्या प्रूफ करेंगे, ये रेशनल नहीं है। और कैसे प्रूफ करते हैं चलिए समझते हैं। जो सबसे पहला काम जो एकदम रटा रटाया होता है वो होता है let √a is a rational number। ये होगा, माना कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर। हम इरेशनल प्रूफ करने जा रहे हैं, लेकिन पहला जो हमारा लाइन होगा वो रेशनल प्रूफ एज्यूम करके होगा। तो इसका मतलब क्या है कि √a, therefore √a can be written as p by q। हम जानते हैं कि रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, p by q का होता है। ओके, वेयर p and q has no common factor other than 1। मतलब इन दोनों के बीच में, p और q के बीच में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लाइक 3/4, इन दोनों के बीच में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर √a square is equals to p square is equals to q square। और इसी को हम लिख सकते हैं, अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, a square is equals to p square upon q square। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें तो q square is equals to p square upon a। अब एक बात समझिए, देखिए ऐसे लिख देने का मतलब ये है, ऐसे लिखने का मतलब p स्क्वायर बाई q स्क्वायर लिखने का मतलब क्या है, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई q स्क्वायर। और ऐसा लिखने का मतलब क्या है, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, सॉरी a। अब क्या है कि देखिए यहां पर जो p स्क्वायर है वो a से डिवाइड हो रहा है और q स्क्वायर दे रहा है ना। p स्क्वायर a से डिवाइड हो गया, वो क्या दे रहा है, a दे रहा है। ठीक, अब इसी चीज को हम स्टेटमेंट के रूप में थोड़ा लिखेंगे इफ p square is divisible
बाई ए, देन P is divisible by A। अब एक बात समझिए, 4 is 16 is divisible by 2 and 4 is also divisible by 2, दोनों डिविजिबल होगा ना। तो यदि स्क्वायर डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो यदि पी स्क्वायर ए से डिविजिबल है, क्यों डिविजिबल है? अब देखिए हम क्या जानते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर होता है, ए बाई क्यू के फॉर्म में पी और क्यू इंटीजर होता है, तो ये इंटीजर है। अब ए से जब पी स्क्वायर को डिवाइड किया गया तो क्यू स्क्वायर कोई इंटीजर ही होगा, क्यू स्क्वायर क्या होगा? इंटीजर ही होगा। मतलब कि ये पूरा पूरा कट गया है, इंटीजर में पॉइंट नहीं होता है, डेसिमल नहीं होता है, तो ये पूरा पूरा कट गया है। मतलब कि ए पूरी परफेक्टली डिवाइड कर दे रहा पी स्क्वायर को। और यहां पर हम देख रहे हैं, अब नीचे हमने लिखा है कि अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है तो पी भी डिविजिबल होगा। अब आगे, अब क्या है कि अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है, सपोज 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है ना। अब यदि 12 3 से डिविजिबल है तो निश्चित तौर पे इसके अंदर 3 है। देखिए 4 into 3, तभी ना ये 3 से डिविजिबल है जी। तो कोई भी नंबर, कोई एक नंबर अगर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो ऑलरेडी अपने डिवाइजर को अपने अंदर कंटेन करता है, तभी डिवाइड होगा। तो यहां पर जो p है वो डिवाइड हो रहा है a से, तो क्या होगा? निश्चित तौर पे जो p है a से डिवाइड हो रहा है तो उसके अंदर क्या होगा? a होगा। तो हम यहां पर करते हैं, लेट p is equals to a times of x, where x is any इंटीजर। ठीक, अब देखिए भाई, अब तो अगर हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, पुटिंग p equals to a times of x इन इक्वेशन 1, हमको क्या मिल जाएगा? q स्क्वायर इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x अपॉन a, और ये p का वैल्यू तो p स्क्वायर है, हमको आगे क्या मिल जाएगा? और q स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a। देखिए a से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो ये हो गया है आपको q स्क्वायर इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? q स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब देखिए जो कंडीशन यहां पर आया था वही कंडीशन यहां पर भी आया हुआ है। यहां पर p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है और यहां पर q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? a से। अब हम क्या लिखेंगे कि if q square is divisible by a, if q square is divisible by a, then q is divisible by a। अब देखिए, मतलब हमने क्या दो चीज सिद्ध किया। हमने एक चीज सिद्ध किया कि जो p है वो a से डिविजिबल है, और यहां पर ये प्रूफ कर दिया कि q है वो भी a से डिविजिबल है। डिविजिबल होने का मतलब दोनों के अंदर वो फैक्टर मौजूद है, a दोनों के अंदर मौजूद है। लेकिन हम आ जाते हैं अपने एजम्पशन वाले पर। यहां पर अगर हम देखें तो हमने जो एज्यूम किया है स्टैंडर्ड रेशनल नंबर के मुताबिक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए। तो माइनस की तो बात हटा दें। यहां पर p एंड q के बीच में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, और यहां पर हमने क्या सिद्ध कर दिया? यहां पर आते आते p और q के बीच में कॉमन फैक्टर है, वो क्या है? a है।
तो हमने जो एज्यूम किया था और हमने जो पाया, इन दोनों में क्या है? कंट्राडिक्शन है, मतभेद है, विरोधाभास है। विरोधाभास मीन्स हम जो आभास कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, उसका बिल्कुल विरोध है, उल्टा है। यही पर बोर्ड पर हमारे पास जगह नहीं है, या अब हम आपको ये लिखते हैं, तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा जाता है कि दिस कंट्राडिक्शन arises due to our assumption। ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption। और हमने क्या assume किया है कि let rational number is under root a is a rational number, तो हम इसीलिए hence under root a is an irrational number। ये समझ में हमको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से चलिए आपको समझा देते हैं। सबसे पहला काम, उस नंबर को रेशनल लेट कीजिए। जब आप रेशनल लेट करते हैं तो उसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। अब जो स्टैंडर्ड रेशनल नंबर होता है उसमें कहता है कि p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये 6, 7 या 8 में पढ़ाया जाता है जब रेशनल नंबर पढ़ना होता है, तो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। हमने लिया भी है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। अब हम स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, ये याद करना है। स्टेप नंबर 1 ये याद रखना है, दूसरा स्क्वायरिंग याद रखना है। अब जैसे ही हमने स्क्वायरिंग किए तो हमको इधर मिला a और p स्क्वायर, अब हमने ट्रांसपोज कर दिया ताकि a डिनोमिनेटर में चला जाए। अब उससे हम ये पता कर किए कि अगर p स्क्वायर a से डिविजिबल है तो p भी a से डिविजिबल होगा ना। तो अब ये चीज जैसे ही प्रूफ हुआ तो मतलब ये सिद्ध हुआ कि भाई जो p है यदि a से डिविजिबल है तो निश्चित तौर पे उसमें कहीं ना कहीं a होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया कि 12 अगर 3 से डिविजिबल होता है तो ध्यान रखिए कि 12 के अंदर भी एक 3 होता है। 4 into 3 ये 3 होता ना, यही वाला 3 कैंसिल आउट होता है तो 3 से हम कहते हैं कि डिवाइड हो गया 12। तो p के अंदर निश्चित ही a होगा। तो उस आधार पे जब हम यहाँ पर p का वैल्यू यदि ax रखेंगे, हम लेट कर लिए कि कोई नंबर ax है, जैसे 12 के अंदर 3 है तो 3 into 4 हो रहा है ना जी, तो वही x है, ये 4 क्या है? x है। और हम यहाँ पर नहीं जानते हैं क्योंकि सब कुछ वेरिएबल है, तो ये x है। अब ये स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए p का स्क्वायर है तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर x स्क्वायर मिला, a से कैंसिल करा दिया तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऐसा मिला। देन a को अब इधर लेते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर अपने। अब यहाँ से क्या मिलता है कि अगर q स्क्वायर a से डिविजिबल है तो ये भी क्या है? अब ये देखिए ये भी तो एक ऐसा नंबर है जो इंटीजर है, इसमें भी डेसिमल नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ये पूरी मतलब परफेक्टली डिवाइड हो गया है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये p भी a से डिविजिबल हो रहा है और q भी, मतलब इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है और वो क्या है? a है। हमने क्या लिया? कॉमन फैक्टर 1 है केवल, मिला क्या? a भी एक कॉमन फैक्टर है। अब ये जो चीज है ये एक कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन मींस विरोधाभास। तो दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू अ रॉन्ग assumption। हमने जो माना है, हमने जो assume किया है वही गलत है, और माना क्या है कि ये रेशनल नंबर है। तो ये क्या है भाई? ये एक इरेशनल नंबर है, इजी है ना। चलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से कीजिए, बार बार समझिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसा लगा।